स्वागत है आपका। देश भर में कोरोना का जो संकट है वो काफ़ी गहराया है। देश में प्रतिदिन 3.5 लाख से अधिक कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब टेस्टिंग काफ़ी सीमित है। केवल महाराष्ट्र, दिल्ली और केरला ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे रियल टाइम टेस्टिंग होती है, जहाँ पे डाटा को छिपाया नहीं जाता। वहीं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात, यहाँ पे डाटा रियल टाइम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे टेस्टिंग भी ठीक से नहीं होती है। गुजरात के भी कई ऐसे क्षेत्र है, कई ऐसे जिले, लगभग 15 ऐसे जिले हैं, वहाँ पे सीटी स्कैन भी नहीं होता। तो इतनी बुरी अवस्था देश की प्रधान सेवक मोदी जी ने कर दी है। देश के साइंटिस्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी वेव आ सकती है, इसके बावजूद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और प्रधान सेवक मोदी पश्चिम बंगाल में रैलियां करते रहे। पश्चिम बंगाल का स्टेट जीतने के लिए पूरे देश को उन्होंने कोरोना के संकट में ढकेल दिया है। और ऐसे इस समय में जब देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, आप देख सकते हैं फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से हर कोई अपनी हकीकत बयां कर रहा है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को बेड नहीं मिल रहा, तरह तरह की परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। और ऐसे में प्रधान सेवक मोदी या उनकी पूरी सरकार असंवेदनशील, अकार्यक्षम और पूरी तरह से इस सारे मामले को समझने में या फिर कोरोना के संकट को निपटाने में फेल हो चुकी है। ऑक्सीजन के मामले में भी सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना के कारण लोगों की जानें जा रही हैं, ऑक्सीजन के कारण लोगों को ऑक्सीजन न मिलने के कारण लोगों की जानें जा रही हैं, कई क्षेत्र से ऐसी खबरें आती है कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कई लोगों की जानें गई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कामराज नगर हो, चाहे वो इंदौर का हॉस्पिटल हो। कई क्षेत्र से ऐसी खबरें आती है कि वहाँ पे पर्याप्त ऑक्सीजन होने की वजह से जो लोग ऑक्सीजन पे हैं उनकी जानें गई है। इसके बावजूद भी प्रधान सेवक मोदी बिल्कुल गंभीर नहीं है। और आज के समय में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जितने जहाँ भी ऑक्सीजन निर्मित होती है, जो भी देश के बड़े बड़े ऑक्सीजन के प्लांट्स है, जो प्राइवेट प्लेयर्स बनाते हैं, वो ऑक्सीजन मेडिकल के लिए शिफ्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी कल की, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में जो मरीजों की मौत हो रही है वो नरसंहार से कम नहीं है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। जो सीएम योगी है वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस तरह की टिप्पणी करता है तो आप समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कहता है, देखिए। डेथ ऑफ कोविड पेशेंट जस्ट फॉर नॉन सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हॉस्पिटल इज नॉट लेस देन अ जिनोसाइड बाय दोज who have been entrusted the task to ensure continuous procurement and supply chain of the liquid medical oxygen। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है ऑक्सीजन की कमी के बारे में, क्योंकि दिल्ली में लगभग 800 टन मेट्रिक ऑक्सीजन टन की आवश्यकता है, वहाँ पे केवल 400 या 500 टन मेट्रिक ऑक्सीजन ही सप्लाई किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है कि आप शतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ सकते हैं, हम नहीं। कितनी बड़ी टिप्पणी है ये, मोदी सरकार पर उन्होंने टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, देश में जब से कोरोना का संकट गहराया हुआ है, विदेशों से काफ़ी मदद आ रही है, लेकिन इस बीच 7 दिन हो गए हैं कोरोना से जो मदद ऑक्सीजन कोरोना के लिए जो मदद विदेशों से आई है, वो 7 दिन वैसे ही एयरपोर्ट पे पड़ी रही। मोदी सरकार ने उसे क्लियर नहीं किया। तो ये काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर गौर करने जाना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात है, जो खबर आई है कि लगभग जुलाई तक भारत में वैक्सीन की कमी रहेगी। जो अदर पूनावाला है सीरम इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा है कि सरकार से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिया और इसके कारण जुलाई महीने तक जो वैक्सीन है उसकी पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पाएंगी। कितनी नीचता की हद है कि जब देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, ऐसे समय में वैक्सीन की भी कमी देश में होना, ये कितनी बुरी बात है। फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन जो है, इन्होंने लगभग दिसंबर महीने में भारत सरकार को एप्लीकेशन की थी कि हम भारत में वैक्सीन देना चाहते हैं, लेकिन अब तक भारत सरकार ने इन्हें परमिशन नहीं दी। ये भी नीचता की हद है कि जो फाइजर वैक्सीन है अमेरिका की,
सबसे बेहतरीन वैक्सीन है, 96% उसकी एफिशिएंसी कही जाती है। इसके बावजूद देश के लोगों की जान को खतरे में डालकर प्रधान सेवक मोदी और उनकी टीम ने अब तक इस वैक्सीन को और मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में परमिशन नहीं दी। फाइजर में लगभग 570 करोड़ की दवाई सप्लाई की है भारत को, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत सरकार जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन भारत में सप्लाई करने की परमिशन दे। तो इस तरह की निजता भारत में हो रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि केरला ऐसा स्टेट है जहाँ पे सरप्लस ऑक्सीजन है। केरला ने सबसे पहले इस बार में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया था, और केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर शैलजा, हालांकि केरला में भी केसेस कम नहीं हो रहे, केरला में भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद केरला में जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है। केरला ने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को सबसे अच्छा बनाया है, और अपने जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा वो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा कर रही है। एक अच्छी बात है, इससे केंद्र सरकार ने सबक लेना चाहिए। केरला की जो स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, वो क्या कहती है, अगर हम केंद्र के सत्ता में होते तो हम स्वास्थ्य प्रणाली का राष्ट्रीयकरण करते। हेल्थ केयर पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको समान इलाज मिले। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात केरला सरकार में की है, जिसके लिए उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। जब तक स्वास्थ्य सेवाओं का और शिक्षा के क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तब तक इस तरह की बातें होती रहेगी। सबको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। आज देश को ज़रूरत है वैक्सीन की, आज देश को ज़रूरत है अच्छे हेल्थ स्ट्रक्चर की, आज देश को ज़रूरत है ऑक्सीजन की। इतना होते हुए भी प्रधान सेवक की निजता देखिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिस पर लगभग 20,000 करोड़ खर्चा होने वाला है, उसे उन्होंने अब तक स्थगित नहीं किया। प्रधान सेवक मोदी का बंगला इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बनने वाला है। इसकी एक लिमिट तय की गई है कि 22 दिसंबर तक ये बंगला तय होना है, बनकर प्रधानमंत्री को हैंडओवर करना है। तो देखिए, जब देश संकट से गुजर रहा है, जब देश में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, ऐसे में क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है, क्या देश के हर जिले में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्चा करके अच्छा अस्पताल नहीं बनाया जा सकता? वहाँ पे अच्छी सुविधा नहीं जैसे दी जा सकती? लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये मोदी सरकार सबसे असंवेदनशील है, सबसे अकार्यक्षम है, और इनमें लोगों के प्रति कोई भी संवेदनाएं नहीं है। इसी के कारण जो है ये सरकार जो है अपने आप में सबसे बुरी सरकार के रूप में स्थापित हुई है। तो इस तरह से जो है देश के कई ऐसे तमाम हिस्से हैं जहाँ, चाहे आप गुजरात में जाइए, वहाँ पे फिगर्स कुछ अलग कहते हैं, लेकिन जो स्मशान घाट है वहाँ पे फिगर्स कुछ अलग आते हैं। तो कोई रियल टाइम डेटा अब आज के स्थिति में चाहे केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली छोड़ के अवेलेबल नहीं है, सारे मैनिपुलेटेड डेटा अवेलेबल है। इसका मतलब यह है, केंद्र सरकार का भी एक कोविड टास्क फोर्स ये कहता है कि अगर आज देश में 2 करोड़ से आसपास अगर एक्टिव पेशेंट्स हैं, तो इसका 15% आप अगर ये कर लीजिए, तो लगभग 30 करोड़ के लोग आसपास लोग आज इन्फेक्टेड है, रियल टाइम डेटा ना होने के कारण। तो ये एक तरह से इतनी असंवेदनशीलता, इतनी अकार्यक्षमता आज तक किसी सरकार में हमने देखी नहीं जितनी मोदी सरकार में है, और इसके बावजूद भी मोदी जी की प्राथमिकताएं बदली नहीं है। लगभग 1 साल का वक्त था प्रधान सेवक मोदी के पास में, पीएम केयर्स के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ से भी अधिक का फंड जनरेट हुआ था, लेकिन आज इनको समझ में आई तो हर जिले में ऑक्सीजन के प्लांट्स बनाने का अभी फैसला किया गया है कि हर जिले में जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट्स बनेंगे। लेकिन 1 साल तक ये बातें क्यों समझ में नहीं आई? आज जितने भी फॉरेन से जो एड आ रही है, वो तुरंत देश के जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे पहुँचाने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें भी डिले हो रहा है। तो इस तरह की, और देश के जो हेल्थ मिनिस्टर है, सबसे नाकामा, सबसे निकम्मे, सबसे नाकाबिल और मेरिट के नाम पे ये कलंक है डॉक्टर हर्षवर्धन। आज तक इनका काम केवल एक ही है कि रोज सुबह उठो, मटर छिलो और बाद में ट्विटर पे जाके प्रधानमंत्री मोदी को विश्वगुरु कहो। बस इसके अलावा इनके पास में कोई काम नहीं है। देश में कितने मैसेज गए कोविन के, ये ट्विटर पे बताते हैं, लेकिन इन्होंने ही जब देश में अमरावती में सबसे ज्यादा मरीज 2000 आ रहे थे, तब ये कह रहे थे कि भारत से कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उस वक्त गंभीरता नहीं समझ रहे थे। और आज देश को इस मुकाम पे लाके इन लोगों ने खड़ा कर दिया है कि देश जूझ रहा है ऑक्सीजन के लिए। और इवन जो है
जहाँ स्मशान है वहाँ पर भी लंबी कतारें लगी है। तो इस तरह का एक देश इन लोगों ने बना दिया है और हमें ऐसा लगता है कि देश के लोगों ने इस बात को ज़रूर समझना पड़ेगा। जितने भी इसके बाद में इलेक्शंस आएंगे, उन इलेक्शंस में आपने ये जो जिस प्रकार का एक अकार्यक्षम रवैया देश की सरकार का है, विशेषतः केंद्र की सरकार का जिस तरह की असंवेदनशीलता लोगों के संदर्भ में है, जिस तरह से हाई कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा है इनके खिलाफ में, तो ये कितने निकम्मे नाकाबिल लोग हैं, इसको आप समझिए और अपना वोट सोच समझ कर आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें कीजिए। और इनके बाद जो भी चुनाव होंगे वो चुनाव ना कि धर्म के आधार पे, ना कि हिंदू मुस्लिम के आधार पे, वो चुनाव देश में कौन अच्छी हेल्थ सिस्टम दे सकता है, देश में कौन अच्छा एजुकेशन सिस्टम दे सकता है और देश में कौन अच्छी समानता दे सकता है, इसी आधार पे लड़े जाने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें देश की जनता ने समझनी चाहिए और कौन निकम्मा है, कौन नाकाबिल है, इस पर भी गौर करना चाहिए। धन्यवाद।